यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नमस्कार मित्रों, मैं विक्रम, विनायक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम शुरू करेंगे आज से भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और उसका फर्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला प्रश्न, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है? देखिए, प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण भी सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां थी उसके आसपास हुआ। अब कालांतर में जब इसकी खुदाई हुई तो कुछ ऐसे स्थल भी हमें प्राप्त हुए जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे नहीं थे। अब विवाद यह उत्पन्न हुआ कि जब अधिकांश कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि सिंधु नदी के आसपास या उसकी सहायक नदियों के आसपास नहीं है, फिर भी इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाए? इतिहासकारों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम उत्खनन क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे पहले खुदाई हुई थी, उस स्थान का नाम था हड़प्पा और उसी हड़प्पा से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसकी कुछ बेसिक बातें हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहली बात इसकी यह है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई है उसमें से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है पूरे विश्व की, वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, और यहाँ से हमें एक संहिता प्राप्त होती है, हम्मुराबी संहिता। और ये हम्मुराबी संहिता जो है ये विश्व की प्राचीनतम संहिता है। यहाँ से ये प्रश्न अच्छा बनता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम संहिता कौन सी है, तो वो है हम्मुराबी संहिता। और सभ्यता कौन सी है? तो सभ्यता है यहाँ पर मेसोपोटामिया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट बेसिक पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, यानी सबसे पहले विश्व में नगरों का कहीं विकास हुआ था, पक्की ईंटों से बने कई मकान थे, नालियों की जो व्यवस्था थी वो सबसे पहले कहाँ थी? भारत में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। अगला इसका जो पॉइंट है कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, यानी इसका जो विस्तार था वो एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में था, इसलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता का दर्जा भी प्राप्त है। अगला पॉइंट कि यह सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इसका मतलब यह है कि मानव जाति ने सबसे पहले जिस धातु से बने औजारों का प्रयोग करना शुरू किया था वो था तांबा। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता आते आते यहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक नई प्रकार की धातु का प्रयोग किया। उन्होंने तांबा में टिन को मिलाया। तांबा और टिन, इन दोनों को मिला करके एक नई धातु बनाई और वो था कांसा। और इस समय के जो लोग थे वो कांसे से बनी धातुओं का या औजारों का प्रयोग करते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? ताम्र युगीन है, लोह युगीन है, पाषाण युगीन है या फिर कांस्य युगीन है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? हम जानते हैं इस प्रकार से राजस्थान का आकार, अगर आकार की बात की जाए राजस्थान की, तो कैसा है? वो है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। भारत के आकार की अगर बात की जाए तो हम कहेंगे भारत का आकार पतंगाकार है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, क्योंकि इसके जो प्रारंभिक उत्खनन क्षेत्र हमें प्राप्त हुए उनको अगर मानचित्र पे बनाया जाए तो उनसे हमें एक त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। अगला,
अगली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है। तो इसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो है पुरातात्विक स्थल, यानी खुदाई से जो हमें स्थल प्राप्त हुए हैं, वहाँ से जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई है, उन चीज़ों से हमें उस समय की जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और नगरीय व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर हमें पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का स्रोत, यानी या हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो उसका उत्तर होगा पुरातात्विक स्थल। आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों से, साहित्यों से, या फिर लिखित स्रोतों से, या फिर पुरातात्विक स्थलों से। तो हमें ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है। तो अगर हम इतिहास को एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं तो हम इसको 3 और भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो है प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक वो कालखंड है जहां से हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। आदि ऐतिहासिक वो कालखंड है जहां से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम उसकी लिपि को पढ़ नहीं पाए, उसकी लिपि को समझ नहीं पाए कि उसमें क्या लिखा गया है। ऐतिहासिक काल वो कालखंड है जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, हमें साहित्य मिले हैं, पुस्तकें मिली है, ग्रंथ मिले हैं, ठीक है। तो उससे हमें इतिहास की जानकारी अच्छे से या प्रामाणिक तौर पे प्राप्त होती है। तो आदि ऐतिहासिक काल, इस कालखंड में जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो लिखित तो है लेकिन प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि हम आज तक उसकी लिपि को पढ़ नहीं पाए। वही कालखंड है सिंधु घाटी सभ्यता का। इस सभ्यता की जो लिपि है हम आगे पढ़ेंगे, इसकी लिपि भावचित्रात्मक है और उसकी लिपि को आज भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं। केवल और केवल इतिहासकारों ने इसके जो स्थल मिले हैं खनन के द्वारा, उसके द्वारा उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में केवल अनुमान लगाया है, ये प्रामाणिक नहीं है। आज भी इसको लेकर के कई इतिहासकारों में मतभेद है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक। तो आपको ध्यान रखना है कि यह आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। अब अगला इसमें जो प्रश्न है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब हुई थी, इसका समय काल कौन सा था, इसका टाइम पीरियड क्या था। तो इसके टाइम पीरियड को लेकर भी हमें अलग अलग जगह से अलग अलग बातें मिलती है। अभी जो न्यू एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है, उसके अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। जबकि इससे पहले जो एनसीईआरटी थी, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, उसके अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2250 से 1750 के मध्य था, ठीक है। इसके अलावा मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया है, वहाँ से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है और उस अभिलेख का नाम है सरगान अभिलेख। क्या नाम है उसका? सरगान अभिलेख। सरगान अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य थी, ठीक है। अब बात यह आती है कि इसका समय काल का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसके लिए एक पद्धति विकसित की गई और उस पद्धति का नाम है कार्बन 14 पद्धति। C14 पद्धति के द्वारा किसी भी सभ्यता के टाइम पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब अगला जो इसका पॉइंट है वो है इसका विस्तार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। तो हमने पहले बात की थी कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी और इसका जो विस्तार था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था, यानी विश्व में सबसे अधिक भूभाग पर इसका विस्तार था, ये सभ्यता फैली हुई थी। और इसका विस्तार जो है वो 3 देशों में था, भारत में तो था, इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इस सभ्यता का विकास था, यानी इसके जो क्षेत्र हैं वो यहाँ तक फैले हुए थे। अब कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे इसके बारे में देखिए, गौर पर देखना। सबसे पहले उसका उत्तरी छोर,
उत्तरी छोर में भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी छोर है वो है मांडा, कश्मीर। कश्मीर के अंदर एक जगह पड़ती है मांडा। ये भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है और यह है चिनाब नदी के किनारे। जबकि अगर बात की जाए पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की, सैंधव काल की, तो उसके अंदर इसका जो सबसे उत्तरी छोर है वो है अफगानिस्तान के अंदर सोतुरगई और मुंडीकाग। अफगानिस्तान के अंदर ये दो स्थल हैं, सोतुरगई और मुंडीकाग। ये दोनों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी छोर है। जबकि अगर हम सबसे दक्षिणतम छोर की बात करें तो भारत के अंदर है। भारत के अंदर देमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम छोर है और यह है परवरा नदी के किनारे। इसका जो सबसे पूर्वी छोर है वो भी भारत के अंदर है, वो है आलमगीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, और यह है हिंडन नदी के किनारे। जबकि इसका जो पश्चिमी छोर है वो है पाकिस्तान के अंदर, सूत कांगेल और बलूचिस्तान के अंदर, और यह है दास्क नदी के किनारे। तो ये हो गया इसका विस्तार। ठीक है, एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए, उसके उत्तरी छोर की बात की जाए, तो वह है सोतुरगई और मुंडीकाग, यानी कौन से देश में है, अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए कि इसका भारत के अंदर सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो वह है मांडा, कश्मीर। इसी प्रकार दक्षिणतम छोर के बारे में, पूर्वी छोर के बारे में और पश्चिमी छोर के बारे में प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न बन सकता है कि इसका विस्तार कौन कौन से देशों में है, या भारत के अलावा कौन कौन से देशों में है, तो वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अब विस्तार के बाद में प्रश्न ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस सभ्यता का निर्माण किसने किया, वो कौन लोग थे जिन्होंने आकर सबसे पहले इस प्रकार की इतनी बड़ी विशाल जो सभ्यता है उसका निर्माण किया। तो इसको लेके इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ये मानते हैं कि सभ्यता के जो लोग थे या जो निर्माता थे वो आर्य थे। हालांकि इस तर्क का भी खंडन होता है, क्योंकि आर्य वैदिक सभ्यता में आते हैं, वैदिक काल में आते हैं, और अगर वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे तो उससे पहले, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल से पहले थी, तो अगर आर्य सिंधु घाटी सभ्यता में ही आ गए थे, वहाँ पर नगरों का इन्होंने निर्माण कर लिया था, तो पक्की ईंटों से बने मकान इन्होंने बना लिए थे, तो वैदिक संस्कृति आते आते या वैदिक युग आते आते इन्होंने कच्चे मकानों में रहना क्यों शुरू कर दिया। आप जानते हैं वैदिक युग जो था या वैदिक संस्कृति जो थी वो ग्रामीण संस्कृति थी, लोग कच्चे घरों में रहते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, पक्की ईंटों से बने मकानों में रहते थे। तो इतिहासकार लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार ये आर्य थे। गार्डन चाइल्ड और हिलर क्रेमर के अनुसार ये सुमेरियन थे। सुमेरियन जो कि मेसोपोटामिया की एक जाति है, वहाँ से ये लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया था, ये मानना है विदेशी जो इतिहासकार है गार्डन चाइल्ड और हिलर क्रेमर के अनुसार। भारतीय इतिहासकार हुए हैं राखाल दास बनर्जी, हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य किया था। इनका ये मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो भारतीय थे। कौन से भारतीय थे? वो थे द्रविड़ियन, यानी राखाल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। और ये जो मत है ये सर्वाधिक प्रचलित मत है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो मत है वो है राखाल दास बनर्जी का, कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। इसके अलावा अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल इसको सोथी संस्कृति के लोग बताते हैं, जबकि रोमिला थापर इसको ग्रामीण संस्कृति के लोग बताती हैं। तो एग्जाम में आजकल सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाने लगे हैं। जब से एग्जाम का जो ट्रेंड है वो बदला है, आजकल सीधे प्रश्न न पूछ करके और सुमेलित करने वाले प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो यहाँ से सीधा प्रश्न बन सकता है इतिहासकार और इधर सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, उनको आपको सुमेलित करना है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा मानते हैं कि संभवतः उस समय 4 प्रकार की जातियां निवास करती थी।
चार जातियां कौन कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। ये चार प्रकार की जातियां उस समय निवास करती थी। इसमें भी सर्वाधिक या बहुसंख्यक जाति जो थी वो थी भूमध्य सागरीय। ठीक है, इन चार जातियों में कौन कौन सी जातियां हैं एक बार फिर से बोलना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। लेकिन जो सर्वाधिक जाति यहाँ पर निवास करती थी वो थी भूमध्य सागरीय। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसका नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, संभवतया सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है वो दो भागों में विभाजित था। दो भाग कौन कौन से? पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी और पूर्वी भाग, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले हैं उसमें से अधिकांश स्थल जो है वो इस प्रकार से दो भागों में बंटे हुए हैं। अब इसमें जो पश्चिमी भाग है वो अपेक्षाकृत ऊंचाई पर है, टीलेनुमा है, या हम कह सकते हैं कि दुर्ग की भांति है। तो इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि संभवतः यहाँ पर शासक वर्ग, पुजारी वर्ग या व्यापारिक वर्ग निवास करता होगा। जबकि जो पूर्वी भाग है वो अपेक्षाकृत नीचे है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान्य लोग हैं वो यहाँ पर निवास करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है वो दो भागों में बंटा हुआ है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में शासक वर्ग है और पूर्वी भाग में यहाँ पर सामान्य लोग निवास करते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था वो शतरंज के बोर्ड की तर्ज में बसा हुआ था। इस प्रकार से शतरंज का बोर्ड होता है व्यवस्थित रूप से, उसी प्रकार से उस समय का जो नगर है वो बसा हुआ था। सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल था, एक ग्रिड टाइप में सड़कें वहाँ पर बनी हुई थी, हर गली में, हर चौराहे पर, और लगभग पूरा जो नगर है वो सड़कों से, पूरा जो नगर है उसमें सड़कें हुआ करती थी। और जो सड़कें होती थी वो सभी सड़कें समकोण पर काटती थी, यानी इस प्रकार से सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इस प्रकार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, ये इस प्रकार से अभी भी आप देखोगे, आप जयपुर जाओगे तो जयपुर के अंदर भी आज भी जिस प्रकार से जयपुर बसा हुआ है बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पे बसा हुआ है। जयपुर की सड़कें चौड़ी है और एक दूसरे को समकोण पर काटती है। उसी प्रकार उस समय भी, यानी आज से लगभग 4600 वर्ष पूर्व भी सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय भी चौड़ी सड़कें होती थी, सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल था, सड़कें समकोण पर काटती थी। इसके अलावा उस समय की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता वो ये है कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। यानी घरों से जल को जो निकालने की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी जल निकासी की। इसके अलावा इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता है वो ये है कि जो घरों के दरवाजे होते थे, जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता था वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, यानी मुख्य मार्ग पर नहीं खुलता था, जबकि पीछे की साइड में गली में खुलता था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बने हुए थे वो बिल्कुल पक्की ईंटों के बने हुए थे और उन ईंटों का जो अनुपात होता था वो होता था 4:2:1। तो ये उस समय की नगरीय व्यवस्था है। नगर दो भागों में विभाजित था, शतरंज के बोर्ड की तरफ बसा हुआ था, सड़कों का जाल था, सड़कें समकोण पे काटती थी, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुल करके और पीछे की साइड में गली में खुलते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था घर बनाने में और ईंटों का जो रेशियो होता था लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का वो था 4:2:1। ये यहाँ तक हो गया नगर नियोजन। अब इसके बाद जो है किसी भी सभ्यता को जानने के लिए उसके बारे में 4 चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति।
अगर हम इन 4 चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो उस समय का जो भी परिदृश्य रहा होगा उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि उस समय की जो स्थिति होती थी, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक स्थिति हो, क्योंकि हम इसकी लिपि को पढ़ ही नहीं पाए और इसका कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने केवल और केवल खुदाई से जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर अनुमान लगाया है। ये अभी भी प्रामाणिक नहीं है, केवल और केवल अनुमान के आधार पर इसको हम समझ सकते हैं। तो सामाजिक स्थिति के बारे में हम बात करें सबसे पहले, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज या संयुक्त परिवार समाज रहा होगा, ऐसा मानते हैं, क्योंकि खुदाई से जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है वो अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो महिला की है। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि संभवतः उस समय का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। महिलाओं की जो समाज में स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। हम आगे पढ़ेंगे, जब हम वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे और हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें गिरावट आती है धीरे धीरे, और जो कि आज तक जारी है। इसके अलावा सामाजिक स्थिति में उस समय का जो समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। 4 भाग बने हुए थे, 4 अलग अलग वर्ग बने हुए थे। वो कौन कौन से वर्ग हैं? वो है पुरोहित वर्ग, व्यापारिक वर्ग, श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग। इस प्रकार से 4 वर्गों में उस समय का समाज बंटा हुआ था। पुरोहित वर्ग जो कि संभवतः शासक वर्ग रहा होगा, व्यापारिक वर्ग जो व्यापार करता था, किसान वर्ग खेती करता था और श्रमिक वर्ग जो है वो मजदूरी किया करता था। ये जो वर्ग है ये जाति के आधार पर नहीं होकर के और कर्म के आधार पर हुआ करता था। इसके अलावा उस समय का जो समाज था उसमें महिला और पुरुष दोनों ही श्रृंगार करते थे, यानी महिला और पुरुष आभूषण पहनते थे, गहने पहनते थे। उस समय जो खुदाई से जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई है उसमें बहुत कम मात्रा में हमें हथियार प्राप्त होते हैं। हथियार बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो इससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि उस समय के जो लोग थे वो बहुत ही शांतिप्रिय लोग थे। घरों के ताले नहीं हुआ करते थे, चोरियां नहीं हुआ करती थी, ठीक है, शांतिप्रिय लोग थे। और उस समय के जो लोग थे उनका जो सबसे पसंदीदा खेल या हम कह सकते हैं मनोरंजन का जो साधन हुआ करता था वो होता था शतरंज और मुर्गों की लड़ाई। ये उस समय के लोगों की पसंदीदा उनका खेल हुआ करता था। तो ये हो गई उस समय की सामाजिक स्थिति। अब देखिए इसकी धार्मिक स्थिति के बारे में। धार्मिक स्थिति में है कि उस समय के जो लोग थे वो प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे। इसके अलावा एक नहीं अधिकांश देवताओं की पूजा करते थे, जैसे सूर्य है, जैसे अग्नि है, जैसे वर्षा का देवता इंद्र है, जैसे वरुण है। इस प्रकार से बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, ठीक है, प्रकृति की ये अधिकांश पूजा करते थे। इसके अलावा हम जो खुदाई से एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी इतिहासकारों के अनुसार इन्होंने पृथ्वी को माना है, भूमि को इन्होंने माता माना है और उसकी उस समय पूजा की जाती थी। इसके अलावा लिंग और योनि पूजा की जाती थी। उस समय के जो लोग थे वो धार्मिक कार्य करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करते थे, ठीक है, और उसमें पशुओं की बलि चढ़ाते थे। तो ये यज्ञ अनुष्ठान करते थे, पशु बलि देते थे। इसके अलावा उस समय के लोग जादू टोनों में विश्वास करते थे, यानी यज्ञों के द्वारा जादू टोने करके और अपनी धार्मिक जो कार्य है वो ये करते थे। तो ये हो गई उस समय की धार्मिक स्थिति। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी बेसिकली कृषि पर आधारित थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर इनकी खेती होती थी और यहाँ से जो अनाज होता था वो बहुत अधिक संख्या में होता था, या हम कह सकते हैं कि जितनी आवश्यकता थी उससे भी अधिक अनाज उस समय होता था। उस समय के जो लोग थे वो चावल और बाजरे से अपरिचित थे, लेकिन हम देखते हैं कि लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं।
इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा काल है उसका जो उत्तरी छोर है, यानी उत्तर हड़प्पा काल या जो अंतिम जो समय है हड़प्पा काल का, उस समय के जो लोग हैं उन्होंने चावल की खेती करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन ओवरऑल जो व्यू निकलता है वो यही है कि उस समय के जो लोग थे वो चावल और बाजरे से परिचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने चावल की खेती करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि हमें कई स्थानों से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा उस समय के जो लोग थे वो सिंचाई करते थे, सिंचाई होती थी, पशुपालन करते थे। पशुपालन में इनके मुख्य पालतू पशु थे बैल, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, इस प्रकार से। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कहीं से भी गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि हमें बैल के साक्ष्य मिले हैं। कहीं से भी गाय, हाँ, इससे हम ये नहीं कह सकते कि उस समय के लोग गाय से परिचित नहीं थे। हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब बैल था तो जाहिर सी बात है गाय भी होगी, बिना गाय के बैल कहाँ से होगा। लेकिन फिर भी हमें कहीं से भी गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो एग्जाम में सीधा अगर प्रश्न आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन क्षेत्र हैं वहाँ से हमें किस पशु के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो उसका आंसर होगा हमें गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा उस समय के लोग धातु उद्योग से परिचित थे। सोना, चांदी, तांबा, इस प्रकार से की धातुओं का प्रयोग करते थे। कांस्य से बनी धातुओं का प्रयोग अधिक करते थे। उस समय के लोग जो थे वो लोहे से अपरिचित थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोहे से, क्योंकि लोहे की खोज होती है 1000 ईसा पूर्व के आते आते। उससे पहले का जो कालखंड है वो जो लोग थे वो लोहे के बारे में उनको जानकारी का अभाव था, इसीलिए वो कांस्य या अन्य धातुओं से बने औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो लोहे से ये लोग अपरिचित थे। व्यापार होता था, बड़ी संख्या में होता था, घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। इसके अलावा अब चूंकि उस समय मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इसलिए जो व्यापार होता था वो बेसिकली होता था वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। फिर है इसकी राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी का अभाव है, क्योंकि हम इसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने में हम सक्षम नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं। इसलिए उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजा कौन होता था, होता भी था या नहीं होता था, ठीक है, उसका मंत्रिमंडल कैसा था, प्रशासन कैसा था, इसके बारे में किसी भी प्रकार की हमें जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अनुमान हम लगा सकते हैं कि संभवतया उस समय पुजारी वर्ग का शासन रहा होगा। तो ये इसकी राजनीतिक स्थिति है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।